प्रिय पाठकों, मानव जीवन एवं परंपरा इस नए अध्याय का विषय है। यह अध्याय आपको हमारे अपने रीति रिवाजों को समझने का तरीका और बिना किसी नुकसान के उन्हें लागू करने का वास्तविक तरीका प्रदान करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये सफर। मानव जीवन एवं परंपराएं। परंपराएं हमेशा उस आम के फल की तरह होती हैं जो शुरू में कड़वा होता है, बाद में खट्टा हो जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसका अंत भी सिर वाली लड़की से हो जाता है। मानव जीवन एवं परंपराएं। परंपराएं हमेशा एक आम के फल की तरह होती हैं जो शुरू में कड़वा होता है, फिर खट्टा होता है और फिर मीठा हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह भी सड़ने के साथ खत्म हो जाता है। अध्याय की प्राथमिक पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण के एक मंत्र से ली गई हैं। ये सलाह एक यज्ञ के समय की है जब भीष्म पितामह युद्ध से कुछ समय पहले परंपराओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण भीष्म पितामह द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये पंक्तियां वस्तुतः चतुराई और बौद्धिक स्तर के अनुसार बदलते परिवेश को समझाने का विशेष प्रयास करती हैं। महाभारत काल में ऐसे कई पहलू उपलब्ध थे जिन्हें श्री कृष्ण जैसा चतुर व्यक्ति ही समझ सकता था और उनके प्रति अपने भाव व्यक्त कर सकता था। भारतीय मूल के सभी प्रांतों में श्री कृष्ण को ईश्वर की उपाधि प्राप्त है। इस मंच पर मुझे ये कहते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि भारतवर्ष में बहुत ही बुद्धिमान महापुरुषों ने हमें समय समय पर शब्दों के माध्यम से अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है। भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण भी श्री बालाजी महाराज के रूप में अपने विष्णु रूप के माध्यम से विश्व स्तर पर आदर पाते हैं। यह अध्याय मूल रूप से परंपराओं पर आधारित है, इसलिए मैंने शुरुआत में उस विशेष अनुभूति को शब्दों के माध्यम से साझा किया है जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता के रूप में श्री कृष्ण का सम्मान किया जाता है, जिसे उनके मुखारविंद ने गाया है। श्रीमद् भगवद गीता जिस रूप में प्रचलित है, मूलतः अधिकांश बुद्धिजीवी इसे अपने जीवन का यथार्थ परिचय मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्रकार प्रारंभिक अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक श्लोकों के माध्यम से विभिन्न विषयों की व्याख्या की गई है, यह अपने आप में तीव्र बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। परंपराएं मूल रूप से हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। परंपराओं को भी कई प्रकारों में बांटा गया है। एक बहुत पुरानी कहावत प्रचलित है, जैसा देश वैसी भेस। आपको उस माहौल को स्वीकार करना होगा जिसमें आप खुद को रखना चाहते हैं। इस कहावत का सबसे बड़ा अर्थ यही निकलता है कि हम जहां भी जाएं वहां के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। जब तक हम वहां के निवासी के रूप में रह रहे हैं, तब तक हमें वहां की सभी परंपराओं को सम्मान के साथ स्वीकार करना होगा। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम अपनी व्यक्तिगत परंपराओं को भूल जाएं। यह नीति भी संगत नहीं है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो मूल रूप से हम स्वयं दोषी हैं, न कि वह समाज जो अपनी परंपराओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि परंपराएं एक धागे की तरह होती हैं जो समाज को एक बंधन में बांधती हैं। प्राचीन काल से ही इस अवसर पर परंपराओं का निर्माण किया गया ताकि समाज एकताबद्ध रह सके। परंपराओं के आधार पर संस्कार बनाए जाते हैं। परंपराओं को और गहराई से समझने के लिए हमें प्रकृति को समझने की जरूरत है।
जिस प्रकार एक फल अपने केंद्र से एक ही जाति के फल पैदा करने में सक्षम पौधा प्रदान करता है, उसी प्रकार परंपराएं भी उन संस्कारों को समाज में सरलता से प्रयोग करने योग्य बनाती हैं। अधिकतर लोगों के मन में परंपराओं को लेकर कई तरह के विरोधाभास देखने को मिलते हैं। हमारा दैनिक जीवन इसका एक अच्छा उदाहरण है। हम रोजाना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई तरह के दैनिक काम करते हैं, जैसे उठने के बाद मुंह साफ करना, शौच आदि क्रियाएं, नहाना, कपड़े बदलना आदि शामिल हैं। सामान्यतया हम दैनिक कार्यों के लिए अपना समय पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें हम समय की उपलब्धता के अनुसार करने की योजना बनाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में मूल रूप से हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए हमारी योजनाएं शामिल हैं। हमारी योजना कितनी कारगर साबित होगी, इसका अंदाजा हमारे व्यक्तित्व के प्रदर्शन से साफ पता चल जाता है। सेवाओं के बाद हम पैसे के रूप में समाज में अपनी सेवाएं कैसे दे रहे हैं, इसका निर्णय हमें मिलता है। इसका जो सीधा अर्थ यहाँ निकलता है उसे अर्थशास्त्र के नियम के रूप में भी लागू किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में यह नियम मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होता है। डिमांड के हिसाब से हम अपनी दिनचर्या तय करते हैं। मान लीजिए हमें नहाना है लेकिन शरद ऋतु चल रही है। ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि कुछ गर्म पानी से नहा लें। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद मानते हैं। स्नान भी एक परंपरा का अभिन्न अंग है। ये हमें स्वच्छता की ओर प्रेरित करता है। हर दिन हम अपने शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से साफ करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की परंपरा विशेष रूप से निर्धारित की गई है। इस विषय पर हमने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि हम रोज मुंह धोना, नहाना आदि क्रियाएं क्यों करते हैं। हर दिन जब हम समाज से मिलते हैं तो हम सभी लोगों को उचित सम्मान देते हैं। हम अपने पारंपरिक तरीके से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। ये सभी पते परंपरा का हिस्सा हैं। परंपराएं केवल वे नहीं हैं जो हम पूजा के स्थान पर उपयोग करते हैं। वास्तव में इनका उद्देश्य हमारे जीवन को सरल बनाना है। जैसा कि हमने अपना पहला अध्याय देखा था जिसमें आधुनिक शिक्षा के विषय को विस्तार से समझा गया था। आधुनिक शिक्षा भी परंपरा के अनुरूप कार्य कर रही है। शिक्षा से परंपराएं बनती हैं और परंपराओं को खत्म भी किया जा सकता है। आम के पेड़ के संबंध में एक कहावत प्रचलित है, दादा लगे पता बरते। इस कहावत के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति अपने पोते के बड़े होने तक आम का पेड़ लगाता है तो उसे इस आम के पेड़ से भरपूर आम मिल सकते हैं। वहीं अगर कोई परंपरा किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है तो ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दोनों ही मामलों में एक बात समान रहती है। परंपराओं का एक आरंभ, मध्य और अंत होता है, लेकिन अंत से पहले नई परंपराएं बनती हैं। परंपराएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करती हैं। यदि हम परंपराओं को सरल शब्दों में समझना चाहें तो ऐसी स्थिति में हमें उन सभी नियमों को समझना चाहिए जो समाज के उत्थान के लिए निर्धारित हैं। हर समाज में सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह निर्धारित किए जाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ समन्वय कर सके और नवाचार भी प्राप्त कर सके। यह जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र बदलाव करने में हमेशा सक्षम हो। दूसरे सेक्टर का सपोर्ट मिलना जरूरी है।
इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की परिवर्तन शैली के अनुरूप स्वयं को परिवर्तन की ओर ले जाता है। यदि हम अपनी यात्रा पर घर से निकलते हैं तो हमें पारंपरिक यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस स्थान पर हम अपना भवन बनाते हैं, हमें वास्तुशिल्प के नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हों तो हमें अपने देवी देवताओं और पूर्वजों का स्मरण करके भोजन को शुद्ध करने के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र परंपराओं को नियम के रूप में हमारे सामने रखता है। हमें केवल नियमों के रूप में परंपराओं का पालन करना है। परंपराएं अनुकरणीय बनी रहें, इसके लिए हमें भी उनका पालन करना होगा। सृष्टि के प्रारंभ से ही परंपराएं विभिन्न रूपों में प्रचलित रही हैं और वे सदैव बदलती रहती हैं। हमें परंपराओं के उस परिप्रेक्ष्य को ही समझना चाहिए जिससे हम अपने व्यक्तित्व को समझ सकें। शास्त्रों में परंपराओं को 3 श्रेणियों और 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्हें वास्तव में भारतीय ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। इन 3 श्रेणियों को मूल रूप से सात्विक, राजसी और तामसिक कहा जाता है। इनके साथ ही 4 वर्ग मूलतः बौद्धिक, सुरक्षात्मक, व्यावसायिक और सेवा कहलाते हैं। इन सभी का उपयोग अपने अपने क्षेत्र में किया जाना चाहिए, लेकिन यदि मिश्रित प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये सभी अपना अस्तित्व खो देते हैं। वस्तुतः परंपराएं प्रारंभ में बौद्धिक स्तर की बनती हैं, जिन्हें सात्विक श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य सभी के लिए उत्तम माना जाता है। परंपराओं को दिशा देते समय उच्च स्तर के बौद्धिक स्तर का प्रयोग किया जाता है, जिसका वातावरण सद्गुणी होना आवश्यक है। व्यवस्थाओं के बनने के बाद उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी रियासत वर्ग के समुदाय पर आ जाती है। इसका समाज के लिए संतुलित रूप से उपयोग करने के बाद इसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। प्रमुख प्रावधानों में दंड संहिता मुख्य रूप से निहित है। प्रत्येक परंपरा या नियम का निष्पक्ष तरीके से बौद्धिक प्रमुखों के एक समुदाय द्वारा पालन किया जाता है। राजपरिवार समुदाय हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लेकिन समाज में तामसिक प्रवृत्ति हमेशा सक्रियता से अपना काम करती रहती है। दंड संहिता के माध्यम से अवांछित तत्वों में जहां एक और परंपराओं को सही मायने में अपनाने पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। रक्षात्मक वर्ग के साथ बुद्धिजीवी वर्ग को भी परंपराओं के माध्यम से समाज के लिए सही मानक स्थापित करने होंगे। प्रारंभिक स्तर पर परंपराओं को स्थापित करना इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही काल के मध्य में समाज यह अनुमान लगाने लगता है कि यह व्यवस्था मूल रूप से हमारे लिए ही निर्धारित की गई है। समाज इन परंपराओं को न केवल स्वीकार करने लगता है बल्कि उनके अनुसार अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने का प्रयास भी करता है। समय बीतने के साथ साथ परंपराओं के प्रति लगाव कम होने लगता है। इसका मुख्य कारण परंपराओं से जुड़ाव और नए समीकरणों का बनना है। हमेशा इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए समाज भी बदलाव की मांग करता रहता है। इससे परंपराएं बदलने लगती हैं। समय समय पर अवांछित ऊर्जा नियमों के अनुसार अपना कार्य करती रहती है और बुद्धिजीवी वर्ग को नए नियम बनाने के लिए विवश करती है। परंपराएं कितनी भी मजबूत क्यों न हों, अपनी पूरी क्षमता को बनाए रखने में सफल नहीं हो सकती। प्रकृति आंतरिक और बाह्य दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन के अधीन रहती है।
हमारा जीवन मूल रूप से प्रकृति के सटीक नियमों के अनुसार निर्धारित होता है, जिसमें हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। समाज में नियम कई प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। तीनों वर्ण और चारों वर्ण मिलकर सब नियमों के निर्धारण और पालन में अपना अपना पुरस्कार देते रहते हैं। इन बातों को यहाँ आपके सामने रखने का उद्देश्य केवल प्रतीकों के माध्यम से परंपराओं को समझाना और समझाना है। भविष्य में किसी अन्य मंच पर इस विषय पर आपसे चर्चा अवश्य होगी। यहाँ आपको समाज के बदलते परिवेश में हो रहे समसामयिक परिवर्तनों के विश्लेषण को ही समझना है। हम जिस भी समाज में रहते हैं, सभी लोगों की मानसिकता लगभग हमसे मेल खाती है। यदि हम उनमें कुछ नवीनता प्रदान करना चाहें तो भी हमारे प्रयास पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होंगे। अध्याय के अंत में मैं आपके सामने वह विशेष बात रखना चाहूँगा जो हमें हमारे अपने व्यक्तित्व को हमारे जीवन से जोड़ती है। हमारे पूर्वजों द्वारा उपहार में दिए गए पारंपरिक नियमों को समझना आवश्यक है। प्रकृति हमारे माध्यम से हमारे पूर्वजों का उद्देश्य पूरा करना चाहती है। किसी अन्य समुदाय की परंपराओं को जानना और उनका सम्मान करना सबसे अच्छा माना जा सकता है, लेकिन हमेशा अपनी संस्कृति से प्राप्त की जा सकने वाली अपनी शक्ति का सख्ती से पालन करना ही हमारे भविष्य के निर्माण का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपने इस अध्याय को सुना और कुछ नई जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है कि आपने न केवल इस अध्याय का आनंद लिया होगा, बल्कि आपको अपने संस्कारों के बारे में सोचने का एक नया तरीका भी मिल गया होगा। इस अध्याय के अंत तक मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस पुस्तक की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया विवरण बॉक्स में फॉर्म भरें। कृपया इस ऑडियो सामग्री को अपने कम से कम 5 मित्रों को साझा करें। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय, धनवान एवं निर्धन मानसिकता में।